Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Okay, let us continue the third session of our revision exercise of our chapter number 1, real numbers. उससे पहले एक बार HCF LCM का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है. हमने लास्ट क्लास में HCF LCM क्या होता है वो समझ लिया था, प्लस उसके मेथड्स कैसे HCF एंड LCM निकाला जाता है. एक रिलेशनशिप और रह गया है, उस रिलेशनशिप को देख के और उसके बाद फिर अपन चैप्टर खोल के देखेंगे कौन कौन सा पोर्शन कवर हो गया और क्या क्या बाकी है. ठीक है, तो HCF LCM क्या होता है, ये चीज सबको क्लियर है. HCF क्या होता है, वो फुल फॉर्म है, होता क्या है, होता क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे. एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जिससे दिए हुए नंबर्स डिवाइड हो जाएं. वो तो डिवाइड करता है, ये डिवाइड होते हैं. समझ में आई बात. मतलब एचसीएफ के केस में जैसे मैंने आपको कहा 12 एंड 24 का एचसीएफ बताओ, तो वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करता हो. दैट मींस वो एचसीएफ जो भी होगा वो डिनोमिनेटर में बैठेगा, इनको डिवाइड करेगा. ठीक है, और जब मैं कहता हूं एलसीएम, तो वो छोटे से छोटा नंबर जिससे ये दोनों नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं. तो एलसीएम जो भी वो छोटे छोटा नंबर होगा उससे ये नंबर्स डिवाइड होंगे, यानी वो न्यूमरेटर में बैठेगा. समझ में आई बात. जैसे 12 एंड 24 का एचसीएफ 12 होता है. 12 दोनों को डिवाइड कर सकता है, और बड़े से बड़ा यही है, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे. एंड 12 एंड 24 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 24 होता है. 24 से 12 भी डिवाइड हो सकता है एंड 24 से 24 भी डिवाइड हो सकता है. और ये छोटे से छोटा है, हालांकि इससे बड़े नंबर भी हैं, 48 से भी ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, बट छोटे से छोटा कौन सा है, 24 है. ठीक है, एचसीएफ मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं. एलसीएम मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जिससे दिए हुए नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, तो अब इस एचसीएफ और एलसीएम के बीच में खास रिलेशनशिप होता है. नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा वही है, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ. लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप जब बनता है तो नंबर्स दो ही होने चाहिए. वैसे एचसीएफ और एलसीएम दो से ज्यादा नंबर्स का भी निकाला जा सकता है, 3 का भी निकाला जा सकता है, 4 का भी निकाला जा सकता है. बट जब इस रिलेशनशिप की बात आती है तो एक बार में दो ही नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे. अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाल लिया, उन्हीं दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम भी निकाल लिया, तो अब हमारे पास 4 नंबर्स हो गए. दो तो शुरू में थे, एक एचसीएफ निकाला वो भी एक नंबर निकला, एक एलसीएम निकाला वो भी एक नंबर निकला. तो इन 4 नंबर्स में आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दिए हुए दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा. दैट मींस अगर दो नंबर ए और बी हैं तो ए इंटू बी विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी. उन्हीं दोनों के एचसीएफ और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा. फॉर एग्जांपल अभी वाला एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था 12 एंड 24, तो 12 एंड 24 का मैंने एचसीएफ क्या बताया आपको, 12, और एलसीएम क्या बताया, तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी ना, 12 इंटू 24, 12 इंटू 24 सेम ही आ गया बिल्कुल ही. तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी. दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो या उनके एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करो, लेकिन ऐसा दो ही नंबर्स में होता है. ऐसा केवल दो ही जो 3 नंबर्स में रिलेशनशिप होता है वो हमारे कोर्स में भी नहीं, हमको सोचना भी नहीं. क्लियर है, कोई भी डाउट. तो ये छोटा सा पोर्शन रह गया था, ये कवर हुआ यहाँ पे. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे पहले एक बार अपन बुक खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमने कवर कर लिए एज पर द रिविजन इज कंसर्न. चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं फटाफट से. पूरा चैप्टर के एक्सरसाइज में देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रहना नहीं चाहिए बस, है ना. ये यहां से चैप्टर शुरू हुआ आपका. आप केवल स्क्रीन पे देखो, सारा काम मैं कर रहा हूं, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको मेहनत करनी है एग्जाम में. हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 फटाफट फटाफट थोरोली अपन क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन करना आ गया क्या, जो भी हमने सीखा उससे. ठीक है, पहला क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालो. निकाला हमने, अभी कल परसों की क्लास में निकालना सीखा था. ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. एक बार इन 3 क्वेश्चंस को साइड में रखो. इन 3 क्वेश्चन को करने का क्या पैटर्न रहेगा अभी लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद समझाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर अपन रीड करें, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स
एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं, आर्मी मान लो या कोई भी ग्रुप मान लो जिसमें कितने मेंबर्स हैं 616, उनको मार्च करना है, मार्च करना है ना, परेड करनी है। किसके पीछे परेड करनी है? एक आर्मी बैंड के पीछे परेड करनी है। आगे आगे बैंड चलती है, पीछे पीछे परेड करने वाले लोग चलते हैं। तो उस बैंड में कितने लोग हैं साहब? 32। और उन 32 लोगों के पीछे कितने लोग चल रहे हैं? 616। अब इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि जो रोज बनेंगी वो बराबर बनेंगी, जो रोज बनेंगी वो बराबर बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल 32 मेंबर्स को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? मैं 4-4 के भी खड़े कर सकता हूं। तो 4 × 8, 4 फिर 4 फिर 4 ऐसे करके 8 रोज अगर मैं खड़े कर दूं तो भी 32 लोग अरेंज हो सकते हैं। और कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं मैं? 2-2 लोगों का अगर ग्रुप बनाऊं तो फिर 16 बनेंगे ऐसे, 2 × 16 32। मैं 16-16 का बनाऊं तो 2 ही बनेंगे। बहुत सारे तरीके हैं ना। तो उसी तरीके से 616 को भी आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। बट ये क्या कह रहा है कि जब आप इनको अरेंज करोगे तो बराबर नंबर होने चाहिए। जितने नंबर आपने आगे बैंड में अरेंज किए हैं, बैंड के ग्रुप को अरेंज किया है, जैसे वैसे के वैसे ही अरेंजमेंट पीछे मेंबर्स का भी होना चाहिए। और ऐसा ही होता है। आप इमेजिन करो, आपने कभी देखा है परेड करते हुए? मान लो अगर आगे वो बैंड वाले अगर 4 लोग ग्रुप बना के चल रहे हैं, 4 उनके पीछे 4 फिर उनके पीछे 4, अगर वो ऐसे चल रहे हैं तो जब बैंड वाले खत्म हो जाएंगे उसके पीछे जो परेड वाले हैं वो भी 4-4 में ही होंगे, होंगे नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं कि वो फिर 8-8 में होंगे, फिर तो वो अच्छा ही नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? तो ऐसा ही हमको भी अरेंजमेंट करना है कि आगे जितने हैं, आगे जितने जितने ग्रुपिंग में हैं उतने ही ग्रुपिंग में पीछे भी होने चाहिए। आगे द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, वही मैंने बात कही। इसमें ये एक कॉलम मान लो, ये एक क्या है? कॉलम। नहीं, ये कॉलम नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कह रहा है ना ये कॉलम नहीं माना जाएगा, ये तो रो मानी जाएगी। ये माना जाएगा कॉलम। देखो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो अगर ये 4 कॉलम में चल रहे हैं तो पीछे वाले भी अब 4 कॉलम में ही चलेंगे। पीछे रोज कितनी भी बढ़ा दो पर कॉलम इनके भी कितने होने चाहिए? 4-4 ही होने चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो अभी जैसे मैंने 4 कॉलम में अरेंज किया है, मैं इनको 8 कॉलम में भी कर सकता हूँ। 16 लोग हैं, मैं इनको 16 कॉलम में भी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, सबके 16 के 16 को एक साथ ही खड़ा कर दिया लाइन से, एक ही कॉलम बन गया केवल 16 लोगों का। ठीक है। या 32 लोगों का एक ही कॉलम बन गया। तो कैसे भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स खड़े करने हैं। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स खड़े करने। अब ध्यान से सुनो, ज्यादा से ज्यादा कॉलम खड़े करने के लिए जैसे भी मान लो, इमेजिन करो कितने लोग हैं वो? 32। और इधर कितने? सपोज करो मैंने 4-4 में अरेंज किया। ठीक है। तो 4-4 में अरेंज होते होते कितने इस तरीके से रोज बनेंगी? है बोलो। 8। 8 टाइम्स बनेंगी है। 8 × 4 32 लोग खड़े हो जाएंगे ऐसे। अब अगर इनको 4 में किया तो इनको भी 4 में करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो 616 को 4 से, कितने रोज बन गई मेरी यहाँ पे? तो 4 1 जा 4, 21, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 154 रोज बन गई। इस तरीके से चलते चलते फिर 154 रोज बन गई। ठीक है। अब अगर मैं दूसरा अरेंजमेंट ऐसे करूं कि यार 4-4 ना करके मैं 8-8 में करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 लोग हैं तो 4 ही रोज बनेंगी। तो अगर इनको 8 में किया तो इनको भी 8 में। बोलो। तो 8 के हिसाब से इधर क्या होगा? 8 7 जा 56 और 8 7 जा 56, 77 रोज बनेंगी यहाँ पे। तो आप एक चीज चेक करो कि जब मैंने कॉलम में 4 लोग खड़े किए तो रोज ज्यादा बन रही है, और जब मैंने कॉलम में 8 लोग अरेंज किए तो रोज कम बन रही है। वो क्या कह रहा है? उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ज्यादा से ज्यादा। जैसे 4 में भी काम हो गया मेरा, 8 में भी काम हो पा रहा है, तो 8 से भी ज्यादा कुछ है उसमें भी काम हो पाएगा नहीं पाएगा ये मुझे सोचना है। मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा कॉलम खड़े करना है। ठीक है। इसमें 4 कॉलम के ग्रुप्स हुए, इसमें 8 कॉलम्स के ग्रुप हुए, मतलब ये एक कॉलम होगा, 1 कॉलम 2 कॉलम, ऐसे 8-8 कॉलम में वो खड़े हो गए। ठीक है ना। तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम में क्यों खड़ा कर पाया मैं? क्योंकि 4 इसको डिवाइड करता है, इसलिए खड़ा कर पाया। भाई 32 लोगों को 4 कॉलम में आप कैसे खड़ा कर पाए? क्योंकि 32 से 4 डिविजिबल है तभी तो खड़ा कर पाए। अभी मैं कहूँ 5 कॉलम खड़े करके बताओ, कर सकते हो क्या?
32 लोगों को 5 कॉलम में अरेंज ही नहीं कर सकते भाई, 6 तो रोज पूरी हो जाएंगी, 2 लोग फिर बच जाएंगे ना। तो 4 से क्यों मेरा काम चला, क्योंकि 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इधर का भी काम हो गया और इधर का भी काम हो गया। अब 8 से भी मेरा काम हो रहा है, क्यों, क्योंकि 8 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और 8 इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने, दैट मीन्स मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। जैसे 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है, उससे बड़ा 8 भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब मुझे सोचना है इससे भी बड़ा कोई नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड करता हो। दैट मीन्स मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर सोचना है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए, दोनों का HCF। तो 616 एंड 32 का HCF निकालना है, तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो लेट अस डू बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वैसे आप एग्जाम में जिस भी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं। करो 32, 2 जा नहीं जाएगा, 1 जा ही जाएगा, क्या बचेगा 9, 29, 296, फिर 9 टाइम्स जाएगा क्या, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 1, 27 एंड 1 28, कितना बचता है 8, केवल 8 बचता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो तो नया डिवीजर बन गया, जो रिमाइंडर बचा था वो तो नया, और जो पहले डिवीजर था वो अब क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो 32, अब की बार पूरा पूरा कट गया, ये 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 बच गया। तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो इस पोजीशन पे डिवीजर कौन है, 8 है। दैट मींस 8 क्या है इनका HCF। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और वैसे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया तो भी 8 आ रहा था, मतलब 8 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो उन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो यानी कि कितने कॉलम खड़े होंगे हमारे, 8 कॉलम खड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। रोज कितनी भी लंबी पीछे चली जाएंगी, लेकिन कॉलम कितने खड़े होंगे, 8 कॉलम्स में वो बैंड एंड पीछे उनके आर्मी के जो मेंबर्स होंगे वो मार्चिंग करेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी देख लो, होगा शायद। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स तो 8 ही है, 8 कॉलम्स। अब मैं अगर आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पुट अप करूं कि रोज कितनी होंगी, 8 तो कॉलम्स हो गए, रोज कितनी होंगी। तो देखो वो अगर आ जाता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो देखो 32 तो बैंड वाले थे और 616 आर्मी मेंबर्स थे, ये भी 8 कॉलम में खड़े हो रहे हैं, ये भी 8 कॉलम में खड़े हो रहे हैं। तो 32 लोगों को 8 कॉलम में खड़े करेंगे तो 32/8 4 रोज इनकी बनेगी, यस और नो। भाई रोज इनटू कॉलम मिला के टोटल नंबर आना चाहिए ना। तो 8 कॉलम है और 32 टोटल है, तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 रोज तो इनकी बनेगी, और 8 कॉलम ही इनके क्योंकि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है। तो इनकी कितनी रोज बनी 77, तो 77 रोज इनकी और 4 रोज इनकी, यानी टोटल कितनी रोज होंगी वहां पे 81 रोज तो होंगी लंबी पूरी, और कॉलम टोटल 8 होंगे। इस तरीके से वो मार्चिंग, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं उसने रोज कितनी है, बट आ जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल को कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, मान लो एक टेबल ही होती है हमारे पास, मान लो इसमें कितने कॉलम है बताओ, इस टेबल में 1 2 3 4 5 कॉलम है क्या, और रोज कितनी है 1 2 3 4 रोज हैं। तो चेक करो 5 × 4 20 सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अब मैं आपको टोटल दे दूं 20 सेल्स और मैं आपको कहूं 5 कॉलम है, तो 20 को 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ रोज नहीं निकाल सकते, या फिर टोटल को नंबर ऑफ रोज से डिवाइड करके नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं निकाल सकते। सेम वही बात, वहां पे टोटल आदमी पता है कितने, और फिर हमने कॉलम्स निकाल लिए मैक्सिमम 8 है, तो फिर उसको उससे डिवाइड करके हम पता लगा सकते हैं कि पीछे कितनी रोज कितनी लंबी लाइन, मतलब कितनी लंबी परेड वो चल रही है, कितनी 81 रोज की वो परेड चल रही है। क्लियर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आने लायक क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्क करो, स्टार मार्क, दोनों के आने लायक है ना, एमसीक्यू बेस में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और आपके बन सकता है। तो अब आपके सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार साइड में रखते हैं, या चलो कर ही देते हैं, साइड में क्या रखते हैं, कर ही देते हैं, आप देख ही रहे हैं तो है ना, पूरी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो देखो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ये क्या कह रहा है, पहला से सेकंड पढ़ते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, तो यहाँ पे यूक्लिड का लेमा काम आएगा। यूक्लिड का जो लेमा है ना,
वो काम आएगा। क्या है यूक्लिड का लेमा? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, यहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और r जो होगा वो गिरी से गिरी कंडीशन में 0 होगा, और ज्यादा से ज्यादा वो b से छोटा रहेगा। वो हर हाल में किससे छोटा रहेगा? b से। ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन। तो क्या कह रहा है? कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। कैसा है वो? ऑड। ऑड समझते हो क्या होता है? कैसा क्या होता है ऑड? बताओ। जो 2 से डिवाइड ना हो, और जो 2 से डिवाइड हो वो इवन होता है। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लें तो वो या तो 6q + 1 की फॉर्म का होगा, या 6q + 3 की फॉर्म का होगा, या 6q + 5 की फॉर्म का होगा, जहां पे q कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा इसने कहा है, आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में इस चीज को पकड़ोगे। यहां देख रहे हो आप 6q, क्या देख रहे हो? 6q, क्या देख रहे हो? 6q। तो वो जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है ना, उसको तो मान लो a। क्या मान लो भाई? लेमा के अंदर आपको a b q r 4 चीजें चाहिए, तो जो उसने पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहा है उसको तो मान लो a। b किसको मानोगे? जो यहां दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा b, 6 हो जाएगा मेरा b। समझ में आई बात? ठीक है, तो साहब a तो हो गया मेरा, a तो हो गया मेरा डिविडेंड, और b क्या हो गया मेरा? डिवीजर। और b की वैल्यू क्या है? 6। अब लेमा क्या कहता है? यही कहता है। अब b की वैल्यू है मेरे पास क्या? 6। तो मैं क्या लिखूंगा? जहां पे r बताओ, r कहां से कहां वेरी करेगा? 1 to 6 या 0 to 6? 0 to 5। 0 to 5 r विल वेरी फ्रॉम, मतलब r 0 या 0 से बड़ा होगा, और इस 6 से, मतलब इस b से छोटा होगा। ऐसा ही कहता है ये। अब b की वैल्यू क्या है? 6। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6q + r, और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r, और लेस देन b की जगह क्या लिख सकता हूँ? 6। तो r जो है 0 या 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। दैट मीन्स r क्या क्या हो सकता है? 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता, वो 6 से छोटा रहेगा। तो इसके कितने केसेस बन गए? 6 केसेस बन गए। एक तो बन गया 6q + r की वैल्यू 0, एक बन गया 6q + r की वैल्यू 1, एक बन गया 6q + r की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर इधर लिख देता हूं 5। बस हो गए सारे केस। ठीक है, और 6q + 0 को आप अल्टीमेटली 6q लिख सकते हो। तो ये 6 केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ठीक है, अब इन 6 केसेस में से, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये 6 तरह का दिखाई देगा। या तो 6q की तरह वो दिखाई देगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6 तरह का दिखाई देगा। 6q, या 6q + 1, या 6q + 2, या 6q + 3, या 6q + 4, या फिर 6q + 5। लेकिन उसने क्या कहा था? ऑड छांटना है। क्या कहा था उसने? ऑड क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब मुझे बताओ 6q को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये तो कट के 3q बन जाएगा ना, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है। और बताओ 6q + 2 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, इसमें भी कट जाएगा। देखो 6q + 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3q + 1, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये भी क्या है? इवन है। और उसी तरीके से 6q + 4 भी क्या है? इवन है, क्योंकि 6 और 4 में से भी अगेन 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले 2 से कट जाएगा। बचा कौन कौन सा? 6q + 1, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 6q + 3, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 6q + 5, इसको हमने प्रूव कर दिया। पहले तो हमने ये प्रूव किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो इन 6 तरह का होगा, फिर हमने उन 6 में से भी 3 छांट के प्रूव कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हर हाल में या तो इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा, या फिर इस टाइप का होगा। ऐसा ही उसने कहा था कि आपको प्रूव करना है या तो 6q + 1 टाइप का होगा, 3 का होगा, या 5 का होगा, अगर वो ऑड होगा। ठीक है, स्टेप्स आपको पुरानी वीडियोस देखनी है या नोटबुक्स में से रेफर करना है, ये मेन तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है आपको टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं a लूंगा तो उसके स्क्वायर को क्या लेंगे? a स्क्वायर।
ठीक है, वो किस फॉर्म का होगा, 3m की फॉर्म का होगा या फिर 3m+1 की फॉर्म का होगा। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर को तो ले लिया मैंने a, क्या ले लिया a, अब की बार b को क्या लूंगा 3, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है वो 3m या फिर 3m+1, तो 3 से डिवाइड करके वो कुछ बना रहा है, तो 3 से डिवाइड कर रहा है, दैट मींस डिवीजर 3 हो गया, तो b को क्या लूंगा मैं 3। अब लेमा लगाओ आप, तो a इज इक्वल्स टू bq+r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ये लेमा कहता है। b की वैल्यू क्या है 3, तो मैं 3q+r लिख दूंगा इसको, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b की वैल्यू 3। तो r जो है 0 से 3 के बीच में है, तो r क्या क्या हो सकता है बोलो, 0, 1 और 2। तो 3 केस बन गए, एक तो बन गया a इज इक्वल्स टू 3q+0, एक बन गया a इज इक्वल्स टू 3q+1, एक बन गया a इज इक्वल्स टू 3q+2, और 3q+0 तो 3q ही होता है ना। तो ये 3 केस बन गए, लेकिन उसने क्या कहा था, उस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इन तीनों केसेस का स्क्वायर कर दो, यानी यहाँ पे भी a स्क्वायर करो, यहाँ पे भी a स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। बोलो 3q का होल स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होता है 3q+1 का 9q स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। चलें 7th क्लास में वापस a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सीखने। हाँ दिव्यांग खोलो फिर a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलो, शिवम जल्दी से 3q+1 का होल स्क्वायर खोल के बताओ a+b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है वो तो पता है, हाँ हाँ, तो उस आइडेंटिटी से खोल के इसकी वैल्यू बताओ। हाँ 2 2 हाँ बोलो यश, 6q, वेरी गुड। 2ab कर प्लस, हाँ तो 1 बोलो ना, 9 क्यों बोला, 1 बोला, ठीक है। 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, ये तो हो गया a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, ये हो गया 2ab यानी 2 इंटू 3q 6q इंटू 1 6q, और ये हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, कल से 7th क्लास में आप ले लो डिमोशन, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है। तो अब 3q+2 का होल स्क्वायर कर दे, चल थोड़ी सी शर्म बची हो तो 3q+2 का होल स्क्वायर कर दे, होल स्क्वायर सेम वही आइडेंटिटी से खोलना है a+b के होल स्क्वायर से। करके देखना पड़ता है क्या दीपेश पेन से इतनी सी चीज को, हाँ बोलो, हाँ दिव्यांग करके बता। 12q, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q प्लस 4, खोल दिया हमने तीनों को, तीनों का स्क्वायर कर दिया मतलब। अब उसने क्या कहा था कि जब आप तीनों का स्क्वायर करोगे तो वो दो ही तरह का दिखाई देगा वो स्क्वायर, या तो 3m तरह का दिखाई देगा या फिर 3m+1 की तरह का दिखाई देगा, इसके अलावा और कोई तरह का वो दिखाई नहीं देगा, जहां पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपको इन तीनों फॉर्म को या तो 3m बनाना है या फिर क्या बनाना है 3m+1, जो इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है उसको इस तरह में घुमाओ, जो इस तरह में जा सकता है उसको इस तरह में घुमाओ। फॉर एग्जाम्पल 9q स्क्वायर को आप इजीली क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो, और 3 इंटू 3q स्क्वायर में अगर मैं 3q स्क्वायर को m मान लूं तो ये बन गया 3m, बताओ बोलो बन गया ना 3m भाई। 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर, q एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है भाई, a b q r चारों इंटीजर होते हैं ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में a b q r चारों के चारों क्या होंगे, कोई ना कोई इंटीजर होंगे, तो q एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है,
और उस इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर जो आया उसको फिर 3 से गुना करेंगे, 3q स्क्वायर करेंगे तो भी इंटीजर। दैट मीन्स कुल मिला के 3q स्क्वायर एक इंटीजर, तो उस इंटीजर की जगह मैं m रख सकता हूं। उसने ही कहा था m कोई भी इंटीजर है, तो ये बन गया 3m की फॉर्म का, बना। अगले को देखते हैं, इधर कर देता हूं अगला। दूसरा केस है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब ये 3m की फॉर्म का तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 3m प्लस 1 की फॉर्म का जरूर बन सकता है। आपको दोनों में से किसी एक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इन दोनों में से 3 कॉमन लो। लो, क्या बचेगा? 3q स्क्वायर अंदर प्लस 2q और प्लस 1 बाहर एज इट इज छोड़ दो। अब q इंटीजर, उसका स्क्वायर इंटीजर, उसको 3 से गुना किया इंटीजर, इधर q अगेन इंटीजर, 2 गुना इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर को जोड़ा अगेन इंटीजर, तो ये पूरी चीज इंटीजर बन सकती है। दैट मीन्स ये 3m प्लस 1 की फॉर्म का है। तो एक को 3m में चेंज किया, एक को 3m प्लस 1। देखते हैं तीसरा किस में चेंज होता है। तीसरा है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। आपके ऊपर है, बताओ 3m में चेंज कर सकते हो या 3m प्लस 1 की फॉर्म में चेंज कर सकते हो? दोनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज करना है। 3m प्लस 1 कैसे? वेरी गुड। 4 को हम ब्रेक करते हैं 3 प्लस 1 में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन ले लो, तो इन तीनों में से 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस उधर क्या बचा 4q प्लस 3 1 जा 3 और लास्ट में प्लस 1 तो अलग रहेगा ही रहेगा। तो इस पूरी चीज को ले लो m, तो ये क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। तो प्रूव हो गया कि अगर किसी का स्क्वायर कर दें तो या तो वो 3m की फॉर्म का दिखाई देगा। 3 ही केस बने, तो 3 केस में से एक तो 3m की फॉर्म का बना और बचे हुए 2 केस किस में गए 3m प्लस 1। तीसरी कोई फॉर्म नहीं बनी, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का बस मुझे जल्दी से बता दो स्टार्ट कैसे करोगे। करना फिर आपको है इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ, अब क्यूब करना है ना एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर तो a मान लिया, मुझे बताओ b क्या लोगे? क्या लोगे? 3 या 9? देखो अगर आप यहां पे इसको देख के 9 ले लेते हो तो सही, तो वो भी ये गलत नहीं है, बट इसमें 9 केसेस बनेंगे। देखो जब आपने a को 6 लिया, b को 6 लिया था तो 6 केस बने थे। जब आपने यहाँ पे b को 3 लिया तो 3 केस बने। तो अगर आप b को 9 ले लोगे तो 9 केस बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? ठीक है, बट कर तो उससे भी दोगे आप, गलत वो भी नहीं होगा, बट जरूरत नहीं है b को 9 लेने की। अगर हम b को 3 ले लें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको क्यूब करना है। क्या करना है? तो 3 का क्यूब जो बनेगा वो 27 बनेगा। क्या बनेगा? तो उस 27 में से भी 9 कॉमन आ जाएगा। आपको तो 9 कॉमन निकालना है ना, आपको तो 9 कॉमन निकालना है। जैसे वहां पे 3 कॉमन निकालना था, 3 कॉमन निकालना था ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकालना है 9। तो 9 कॉमन आप जरूरी थोड़ा है कि 9 का ही क्यूब करके निकाल सकते हो, आप 3 का क्यूब करके 27 में से भी 9 कॉमन निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे 3 ही केस बनाएंगे, 9 केस नहीं बनाएंगे। 3 केस कौन कौन से बनेंगे? वही, एक तो 3q, एक 3q प्लस 1 और एक 3q प्लस 2। लेकिन पिछले केस में हमने स्क्वायर किया, अब की बार क्या करेंगे? तीनों केस का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब। जैसे एक केस में करके बता देता हूं, 3q का क्यूब क्या हो गया 27q क्यूब। अब 27q क्यूब को आप इजीली 9m में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3q क्यूब, और 3q क्यूब को अगर मैं m ले लूं तो ये 9m बन गया। तो ऐसे ही बचे हुए 2 केस में से कोई एक इसमें जाएगा, कोई एक इसमें जाएगा, वो आपको देखना है। ठीक है, क्यूब करना है पहले, a प्लस बी के होल क्यूब से सॉल्व करना है। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर पूरी सॉल्व फॉर्म बोलो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज करीब करीब हमने कवर कर ली है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। देखो पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसको फैक्टराइज करके लिखना है। क्या करना है इसको? हमने क्या सीखा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ये सीखा था हमने, लिख देना, फैक्टराइज करके लिख देना। 2 की कितनी क्यूब, 2 की कितनी पावर आ रही है, 3 की कितनी पावर आ रही है।
अगला प्राइम नंबर 5 की कितनी पावर, लेकिन प्राइम नंबर से लिखना सारे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करना है इसको। सेकंड क्वेश्चन में हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम एलसीएम निकाल के फिर वो जो अभी हमने सीखा रिलेशनशिप लास्ट आज की क्लास में स्टार्टिंग में कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो हमको प्रूव करना है। तो पहले तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे दोनों का और फिर 26 इंटू 91 करके देखोगे और वो जो एलसीएम और एचसीएफ आया उन दोनों को इंटू करके देखोगे, दोनों इंटू क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, हो जाएगा इजीली। अच्छा, एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है आपको, किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड में तो सिंपली एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों सेम हो गए, बस फर्क ये है कि 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एचसीएफ गिवन है 9 तो एलसीएम पता करें, तो रिलेशनशिप यूज करेंगे, कैसे, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यस और नो। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 और 657, 306 और 657, उन दोनों का एलसीएम मुझे पता करना है, एलसीएम को एलसीएम लिख दो, और एचसीएफ गिवन है, क्या गिवन है, 9। तो इस इक्वेशन में केवल एक ही पार्ट मिसिंग है, एलसीएम, उसको इजीली हम निकाल देंगे, 9 को उधर लेके जाके डिवाइड करा देंगे इससे, तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 4 में से कोई भी 3 चीजें पता होंगी आपके पास। 4 कौन कौन सी चीजें, 2 तो नंबर हो गए, 2 उनके एलसीएम एचसीएफ हो गए, इन 4 में से कोई भी 3 चीजें देके वो बची हुई एक चीज पूछेगा आपसे, आपको इक्वेशन में पुटअप करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं आने वाले क्वेश्चन है, फिर भी जल्दी से देख लो। ये क्या कह रहा है कि 6 की पावर n का टाइप का कोई भी नंबर हो, 6 की पावर n टाइप का कोई भी नंबर हो, जहां पे n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 1 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर्स, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। तो n की पावर आप 1, n की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। और इस तरह का जो भी नंबर बनेगा, जैसे 6 की पावर 1 क्या बनेगा, 6 ही बनेगा, 6 की पावर 2 क्या बनेगा, 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 की पावर 3 क्या बनेगा, 216, ठीक है। और 6 की पावर 4 क्या बनेगा, 1024, नहीं नहीं बन सकता 1024, 1296, 1296, ठीक है। तो इस तरीके से चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, कोई भी नंबर कभी भी क्या कह रहा है, 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। देखो ये 6 से एंड हो रहा है, ये भी 6 से एंड हो रहा है, ये भी 6 से एंड हो रहा है, ये भी। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये 4 एग्जाम्पल है, पहला तरीका क्या है, थ्रू एग्जाम्पल, भी 4 एग्जाम्पल ले लो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर, चारों ही 6 डिजिट से एंड हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 6, n की वैल्यू कुछ भी रखो, 6 डिजिट से ही एंड होना है। हाँ, और दूसरा तरीका है कॉन्सेप्चुअली, चलो आपको डिजिट 0 बनाने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए। उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या चाहिए, एक 2 और एक 5, क्योंकि 2 इंटू 5 ही 10 बनता है, और 10 बनता है तो ही डिजिट 0 आती है। तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो तो बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए। और 6 टू द पावर n के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n, यही होंगे, जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अब 2 तो मिल गया मुझे, लेकिन 5 नहीं मिला ना, आपको कम से कम 2, एक 2 और कम से कम एक 5 चाहिए था। 3 तो चलो है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो भले हो या ना हो उसको देखना ही नहीं है, पर कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए, तब जाके आप डिजिट 0 से एंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं, मैंने आपको कहा कि 20 की पावर n, 20 की पावर n कभी भी डिजिट 0 से एंड करेगा क्या, 100% करेगा। क्यों, क्योंकि 20 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 20 को आप क्या कैसे फैक्टराइज करोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5, इस टोटल की पावर n हो गई, अलग अलग करोगे तो 2 की पावर तो 2n हो गई, 2 इंटू n 2n, और 5 की पावर n हो गई। तो कम से कम एक 2 और एक 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है ना भाई, n की गिरी से गिरी 1 भी वैल्यू लगाओगे तो 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 तो मिली, तो कम से कम एक 2 और एक 5 तो मिला। n की ज्यादा वैल्यू लगाओगे तो ज्यादा 2 और ज्यादा 5 मिलेंगे आपको, लेकिन अगर n की आप गिरी से गिरी केस में छोटे से छोटा नेचुरल नंबर 1 भी लगाते हो तो भी एक 2 और एक 5 तो मिलेगा। तो ये नंबर हमेशा क्या करेगा, 0 से एंड करेगा।
ठीक है, जबकि ये नंबर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 2 तो है, 5 की कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज दिस एंड दिस, दो नंबर्स गिवन है, बताओ कि ये दो नंबर्स जो हैं कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्यों हैं? तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है बताओ? जो प्राइम नंबर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उसकी प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो, जैसे पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू, बोलो क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। देखो, इसमें से और इसमें से 13 कॉमन है, इधर तो बच गया 7 इंटू 11 प्लस उधर क्या बच गया 13 वन जा 13। इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो 7 इंटू 11 क्या होता है प्लस 1, और 77 प्लस 1 क्या होता है, और 78 अगेन फैक्टराइज होके क्या बनेगा, 2 से काटोगे 39 बचेगा, 3 से काटोगे 13 बचेगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसकी फुल्ली फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या बन गई, 2 की पावर 1, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, 3 की पावर 1 और 13 दो बार है। तो कोई भी नंबर अगर प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में है, दैट मींस ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम फैक्टर्स है ना 2, 3 और 13, उनके कुछ कुछ पावर्स हैं और कुछ कुछ पावर्स का प्रोडक्ट है। तो कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में है, दैट मींस वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख दिया, इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे कैसे दूसरा भी करना है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को इसका पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स। ठीक है, वाइल रवि को कितना लगता है, रवि तेज दौड़ता है इसलिए उसको 12 मिनट ही लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लो दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो भी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो मान लेते हैं दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो बताओ कितने मिनट के बाद वो फिर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर यहाँ पे मैं हटा दूं ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया, क्योंकि जब भी कोई दूसरे को ओवरटेक करेगा तो एक तरीके से दोनों मिल रहे हैं। जब भी घूमते घूमते अगर कोई किसी को ओवरटेक कर रहा है, मतलब उससे आगे निकल रहा है, तो एक तरीके से मीटिंग पॉइंट है ना वो उसका, लेकिन इसने कहीं और नहीं कहा है, इसने कहाँ कहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए दोनों को अपने अपने राउंड पूरे करने होंगे, यानी अधूरे राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिला जा सकता, अधूरे राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिला जा सकता। जैसे सोनिया 18 मिनट में एक राउंड करती है, रवि 12 मिनट में एक राउंड करता है, तो सोनिया जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी रवि तो उल्टा आगे होगा, या रवि पहुंचा होगा तो सोनिया पीछे होगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले क्या, वो नहीं मिले। चलो दो राउंड देख लेते हैं। दो राउंड सोनिया कितने मिनट में करेगी, 36 मिनट में। रवि कितने मिनट में करेगा, 24। तो जब सोनिया दो राउंड कर चुकी होगी तो रवि तो तीसरा राउंड भी आने वाला होगा। ठीक है, तो अपने को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना है, अपने को कब मिलाना है इसको, स्टार्टिंग। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे 18 मिनट और 12 मिनट का कॉम्बिनेशन ऐसे ही बैठेगा जब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, छोटे से छोटा। पहली बार कब मिलेंगे, उन्होंने ये कहा भाई पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर कब मिलेंगे। तो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा काट रहा हो वो नंबर है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। 36 इसको भी पूरा पूरा काटता है और 36 इसको भी पूरा पूरा काटता है। तो 36 मिनट्स के बाद सोनिया अपने दो राउंड करके स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूद होगी, यस और नो, क्योंकि वो एक राउंड 18 मिनट में करती है। और 36 मिनट के बाद ही रवि अपने 3 राउंड करके होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, क्योंकि वो 12 मिनट में अपने एक राउंड कंप्लीट करता है। तो स्टार्ट होने के बाद पहली बार वो 36 मिनट के बाद
स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मौजूद होंगे। ये अलग बात है कि तब तक सोनिया ने 2 ही राउंड किए होंगे और उसने 3 राउंड किए होंगे, पर होंगे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। उसके बीच में वो एक दूसरे को ओवरलैप कई बार कर रहे होंगे, लेकिन वो बीच में कर रहे होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो 36 मिनट के बाद ही मिलेंगे। समझ में आई बात? तो कैसे किया इसको, 18 एंड 12 का एलसीएम लेके, 18 एंड 12 का एलसीएम ले लेना, आप 36 ही आएगा। ठीक है, एक आपको हिंट देता हूं, कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा होता है कि एचसीएफ या एलसीएम निकलेगा, बट क्या निकलेगा। तो एक चीज समझ के रखना, जो भी XYZ नंबर गिवन है, जो भी XYZ नंबर गिवन है, XY या ABCD, कुछ भी 5-7 नंबर गिवन है, ABCD जितने भी नंबर्स गिवन है, इन सब का जो HCF होगा ना, इन सब का HCF जो होगा ना, कभी भी इनसे बड़ा नहीं हो सकता या छोटा नहीं हो सकता, इनसे बड़ा नहीं हो सकता। इनका HCF कभी भी इनसे बड़ा नहीं हो सकता, इनसे छोटा रहेगा या ज्यादा से ज्यादा इनके बराबर रहेगा। और एलसीएम में उल्टा है, इनका जो एलसीएम है ना, कभी भी इनसे छोटा नहीं हो सकता, हमेशा इनसे बड़ा ही रहेगा या ज्यादा से ज्यादा इनमें से किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है। अब वो 18 मिनट में कवर कर रही है, वो 12 मिनट में कवर कर रही है, तो कितने मिनट के बाद फिर मिलेंगे, तो जो जितने भी मिनट के बाद मिलेंगे वो नंबर 18 और 12 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो यानी एलसीएम निकालना है। यानी बड़ा नंबर चाहिए तो एलसीएम निकालना है, छोटा नंबर चाहिए तो उन दोनों से छोटा नंबर चाहिए तो, जैसे पिछले क्वेश्चन में 616 लोग थे और 32 लोग थे, तो कितने कॉलम बनेंगे, तो 616 और 32 से कम एक नंबर चाहिए, उतने कॉलम बनेंगे। तो जब भी छोटा नंबर माइंड में चले गया, एक छोटा नंबर आएगा आंसर, तब एचसीएफ निकलता है, और जब कोई बड़ा नंबर उनसे आएगा तब एलसीएम निकलता है। ठीक है ना, एक तरीके की टोट क्या हो गया याद रखने का, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, पर हम कैसे याद रखें, क्वेश्चन पढ़ के कैसे हम समझे कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ। जब बड़ा नंबर चाहिए तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, जब छोटा नंबर चाहिए तो क्या निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ एलसीएम दोनों ही इनके बराबर भी हो सकते हैं, याद रखना। बड़े का मतलब ये नहीं कि बराबर नहीं हो सकते, बराबर या बड़ा, एचसीएफ बराबर या छोटा, एचसीएफ बराबर या छोटा, एलसीएम बराबर या बड़ा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ये हो गई हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट यहाँ पे। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टार्टिंग ही हमने रिवीजन जो की थी वो इरेशनल नंबर से ही करी थी। ठीक है, तो ये 3rd एक्सरसाइज आज नहीं कर पाएंगे, कल ही करेंगे। मतलब इसके टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कैसे करते हैं, प्रूव करना होता है कि ये इरेशनल है, इस पार्ट को कल ही ले पाएंगे। आज 4th एक्सरसाइज और देख लो। 4th एक्सरसाइज में हमको 2 बातें याद रखनी है। एक तो अपने को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए कि 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कौन कौन से, ये तो 2 ही है, और नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें से ऊपर के 2 तो होते हैं रैशनल और आखिरी वाला होता है इरेशनल। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको डिवाइड करना अलाउड ही नहीं है विथआउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन नहीं करना, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके नहीं देखना है, और बिना डिवाइड करे आपको बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 3 में से। 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो तीनों में से इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो बताना है, मतलब किस टाइप का होगा वो बताना है, लेकिन डिवाइड करना अलाउड नहीं। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले तीसरा वाला तो हो ही नहीं सकता, क्यों, वो तो इरेशनल का होता है, सारे के सारे रेशनल हैं, सब पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, आगे फाड़ फाड़ के देखो, पी बाई क्यू दिख रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहे हैं सब, कोई भी इरेशनल नहीं है, तो तीसरा तो जाएगा ही नहीं। तो कौन से बचे, अरे उसने भी इन 2 में से ही कहा था, उसने भी इन 2 में से ही कहा था कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में अगर होगा तो कौन सा होगा, रेकरिंग होगा, रेकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं। उसने भी तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं दिया, उसने भी तीसरा तो ऑप्शन दिया नहीं, और तीसरा हो भी नहीं सकता क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आपको 2 में से ही चुनना है। तो अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है, कल सीखा था, तब तो टर्मिनेटिंग, और इस फॉर्म का नहीं है तो बस ये लॉजिक है। बट ऐसा करने से पहले चेक कर लेना कि ऊपर से नीचे कुछ कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो पहले काटना,
और काट के फिर डिनोमिनेटर को चेक करना, काट के फिर डिनोमिनेटर को चेक करना। जैसे इसमें 13 और 3125 तो नहीं कट रहे, तो इसमें तो सीधे डिनोमिनेटर को चेक कर लो, यानी इसकी फैक्टराइज फॉर्म देख लो, 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n की फॉर्म की है या नहीं है तो टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 35 और 50, तो 35 और 50 तो कट सकते हैं ना, कट सकते नहीं कर सकते, काट दो, 5 7 जा 35, 5 10 जा, अब ये फ्रैक्शन 7/10 बन गया, तो अब आप 7/10 का डिनोमिनेटर पकड़ोगे, 50 को नहीं पकड़ोगे, अब आप 10 को पकड़ोगे, और 10 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है 2 इंटू 5। तो मुझे बताओ 2 इंटू 5 जो फैक्टराइज फॉर्म है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म की है या नहीं है, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग रेशो। अब जैसे कि ये 77/210, अब बिना काटे अगर कोई बच्चा इसको करे तो 210 को फैक्टराइज करना जरा, 2 से करोगे 105 बचेगा, 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, 35 बचेगा, 35 5 इंटू 7 ये होगी। अब अगर उसने बिना काटे कर दिया तो ये तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म है क्या, अभी तो नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी फॉर्म की ये नहीं है, तो वो क्या टिक कर देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बस यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा ना तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, करना क्या है, पहले काट के देखना है। तो आपने 210 को फैक्टराइज किया है ना बेटे, तो आप 77 को भी कर दो फैक्टराइज, करना जरा 7 अब 7 से 7 तो कट गया, लेकिन फिर भी कौन बच गया 3 तो बच गया, तो अभी भी ये किस कैटेगरी में जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। हमको तो चेक करना है ना, हमारा तो काम बनता है चेक करना। मान लो यहाँ पे 3 नहीं होता या 3 भी कट जाता तो हमको क्या पता, हमको क्या पता है, तो चलो इसमें बच गया, मान लो नहीं बचता तो फॉर एग्जाम्पल 5 2 10 70 होता है ये, अब तो इसमें 3 नहीं आता ना, 2 इंटू 5 इंटू 7 आता। अब आप बिना काटे तो उसको इसमें लेके जाओगे, लेकिन कटने के बाद तो ये इसमें क्या ना, तो सही आंसर अब की बार तो टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले काटना है, फिर डिनोमिनेटर की फॉर्म को चेक करना है, अगर 2 की पावर m इंटू 5 की, और फॉर्म वॉर्म नहीं समझ आ रही तो सिंपल से देसी भाषा ये है कि उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 2 हो तो ठीक है, 5 हो तो ठीक है, 2 और 5 हो तो ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और हो तो ठीक नहीं है, फिर किस कैटेगरी के हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस है। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1.4 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 1.3 से भी। हाँ एमसीक्यू अभी बता दूंगा मैं, देखेंगे कितने क्वेश्चंस रेडी होते हैं उसके बाद। हाँ सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने पता लगाया ना कि टर्मिनेटिंग कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, पता लगाया ना, तो जिन जिनका टर्मिनेटिंग आया उनकी डेसिमल फॉर्म भी बताओ। उनकी डेसिमल फॉर्म कैसे बताओगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। भाई डेसिमल फॉर्म ही बतानी है तब तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, केवल टाइप बताना है, फॉर्म नहीं बतानी, केवल क्या बताना है टाइप बताना है कि रेकरिंग है नॉन रेकरिंग है, तो फिर एक्चुअली डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो एक तरीके से मेहनत मजदूरी का काम है, डिवाइड करो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और पूरी फॉर्म बताओ 0.00 जो भी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केवल इतना बताना है कि रैशनल है या नहीं है, रैशनल है या नहीं। मुझे बताओ ये जो नंबर है दिव्यांग 43.12345678 ये उन 3 टाइप में से कौन सी टाइप की डेसिमल फॉर्म है, कौन सी टाइप की है टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि स्टॉप हो गई, गई दूर तक पर कहीं जाके स्टॉप जरूर हुई है, तो क्या है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है, कितनी भी दूर जाए पर एक जगह जाके स्टॉप हो जाती है। ठीक है यश आप बताओ ये कौन सी फॉर्म है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग में क्या होता है, तो इसमें लगातार एक ही पैटर्न बन रहा है। अगर आप ऐसे याद रखोगे कि एक ही पैटर्न बनता है तब तो आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि पैटर्न में तो बच्चा ऐसे देख लेता है सर पैटर्न तो बन रहा है 120 1200 12,000 1,20,000, अब आएगा 12 लाख, फिर आएगा 1 करोड़ 20 लाख, फिर आएगा 12 करोड़, तो पैटर्न तो बन रहा है एक तरीके का। पैटर्न वैटर्न बनता है ऐसे मत याद रखो। आप पता है कैसे याद रखोगे, रेकरिंग में बार लग सकता है, नॉन रेकरिंग में बार नहीं लग सकता, तो इस नंबर को आप बार वाले नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या। पहली बात तो सबसे पहले तो इस पे नजर डालो, आगे क्या है डॉट डॉट डॉट, दैट मींस ये रुक तो नहीं रहा है, ये तो चलता ही जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग तो ये क्या है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। तो रेकरिंग कौन सा है जिसपे बार लग सकता है,
तो आप किस पे बार लगाओगे? अगर आप 120 पे बार लगाओगे तो 120 120 120 आना चाहिए था, लेकिन अगला ही 1200 आ गया। अगर आप 1200 पे बार लगाना चाहोगे तो अगला ही 1200 1200 1200 आना चाहिए था, लेकिन अगला 12000 आ गया। तो आप बार लगाने की स्थिति में है क्या? लगा ही नहीं सकते इस नंबर पे। तो ये थर्ड कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ये तो था टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसमें बार लगा लगाया ही मिल गया, तो ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, ये रेकरिंग है। अब इन तीनों में से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है? ये तो थे रैशनल। ये तीसरी कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें बार ही नहीं लग सकता, इरेशनल। और ये है रैशनल। तो आपको केवल यही बताना था कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। तो उनकी टाइप पहचानो पहले, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और उसके हिसाब से बताओ कि रैशनल है या इरेशनल। हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइजेस का रिवीजन हो चुका है, इनके क्वेश्चंस बैठ के करो। एक एक्सरसाइज का रिवीजन बाकी है, वो कल करेंगे। और उस एक्सरसाइज में से केवल आरबीएससी वालों के लिए ही क्वेश्चन बनता है इस समय, क्योंकि प्रूव करना है आपको √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। हाँ, करवा दूं? आपके तो आ नहीं रहा इसलिए कह रहा है। सीबीएसई वालों के तो आ नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कल तो समझाएंगे, कल समझाएंगे तो फिर परसों पेपर लेंगे ना। कल समझाएंगे आधा घंटा उस क्वेश्चंस को, और आधा घंटा आपको दूंगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। डाउट सेशन भी कल ही हो जाएगा, फिर परसों टेस्ट हो जाएगा। फाइन, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, एक मिनट रुको। एक्सरसाइज 1.3 है ना, या इससे पहले जो छोड़ी अपन ने 1.3 में आरबीएससी के लिए क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई वालों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। दैट डजंट मीन कि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कतई मतलब नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन किस बात पे आएगा मैं भी नहीं जानता, क्योंकि पहली बार हो रहा है ऐसा पैटर्न। जितने भी विशेषज्ञ हैं अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मैं भी राय दे सकता हूं। हाँ, टॉपिक हट गया फिर तो एक अलग बात है, अगर टॉपिक ही हट गया फिर तो नहीं आएगा। लेकिन चलो, इसका तो टॉपिक हट गया, लेकिन अभी जो अपन बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं अपनी राय रख रहा हूं केवल आपके सामने कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या आएगा वो तो जब पेपर सामने आएगी तब की तब देखी जाएगी। और मैं क्या, कोई भी दुनिया का टीचर बिल्कुल 100% नहीं बता पाएगा कि यही आएगा। ठीक है ना? हाँ, अगर ये पैटर्न एक दो बार हो जाता जैसे, तब तो उनका ट्रेंड देख लेते, लेकिन हो ही पहली बार रहा है। क्या सैंपल पेपर आया ना, एक सैंपल पेपर, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? कितने क्वेश्चन होंगे भाई? हर टॉपिक कवर कर सकता है क्या उस सैंपल पेपर में? अब जैसे कि रैशनल इरेशनल पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस सैंपल पेपर में, होगा तो पता लगा लेंगे, नहीं होगा तो पता लगा पाएंगे क्या? या रैशनल इरेशनल पे होगा तो फिर रेकरिंग नॉन रेकरिंग पे कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो आप हर एक टॉपिक का किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है हमारे लिए कि हम पहली बार ही फेस कर रहे हैं। मतलब हमारे इतिहास में नाम लिखने वाला है कि हम वो बच्चे थे जिन्होंने पहली बार एमसीक्यू बेस्ड बोर्ड एग्जाम दिया था। ठीक है ना? तो अपने आप पे गर्व कर लो, लेकिन ज्यादा गर्व तब होगा जब मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? हमको तो सब कुछ पढ़ना है, एक एक पॉइंट कवर करना है, क्योंकि क्या आएगा कोई नहीं जानता। ठीक है, चलो निकलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।